नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यूपी लेखपाल एग्जाम में 2025 का विज्ञापन है, उसका एग्जाम आपका 2026 में होना है। और इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। इस एग्जाम में क्या, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो बेस्ट 200 से अधिक वन लाइनर्स लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रही बात पीडीएफ की, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ के लिए संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, अंत तक देखना है, जिससे आपका ये पूरा रिवीजन हो सके। क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। फिर आनंद उठाइए पूरी क्लास का, अंत तक देखिएगा। बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भरोसा बनाकर क्लास को अंत तक देखते रहिएगा। शुरू करेंगे हम प्रारंभिक राष्ट्रीय जागरण से, जो 1857 से 1885 के बीच होता है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो एनफील्ड राइफल थी उसमें चर्बी वाले कारतूस थे। तो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी का प्रयोग हो रहा था इन राइफल के कारतूसों में, और उसको दांत से दबा के लगाना पड़ता था, छील के। तो उसके कारण यहां पर इसका विरोध हुआ, मुस्लिमों ने भी किया और हिंदुओं ने भी किया। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से प्रारंभ हुआ था। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर और जनरल वक्त खान ने किया। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व राणा साहब ने किया, जिनके सलाहकार तात्या टोपे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित कर विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया, जिनका मूल नाम मणिकर्णिका था। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने किया। 1857 के विद्रोह को बीडी सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो जो 1857 का विद्रोह था उसको बीडी सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत का शासन जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। 1858 का एक अधिनियम आया था, उसके द्वारा यह शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया और सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय पदनाम दिया गया और लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बनते हैं और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी होते हैं। राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना था। महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसके फलस्वरूप 1829 में इसे प्रतिबंध कर दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश का जो एक नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 1897 में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कहां पर की थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यह आपका आज का प्रश्न है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना? 1867 में बंबई में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ज्योतिबा फूले ने 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और गुलामगिरी पुस्तक लिखी। ज्योतिबा फूले 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं और गुलामगिरी पुस्तक लिखते हैं। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया और 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्ला वात्स्की और कर्नल ओलकोट ने न्यूयॉर्क में की थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में होती है। कौन करती हैं? मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ओलकोट। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, जो कांग्रेस की एक पूर्ववर्ती संस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। ध्यान रखिएगा,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। कांग्रेस के संस्थापक एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम। आईएनसी का पहला अधिवेशन बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ध्यान रखिएगा, जो आईएनसी है यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, उसका पहला अधिवेशन बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यूसी बनर्जी ने की थी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था, जिसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा था। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने भारतीय असंतोष को निकालने के लिए की थी। तो ब्रिटिश सरकार ने एओ ह्यूम से कहा कि आप एक जाके वहां पर संस्था बनाइए, एक संगठन बनाइए कांग्रेस नाम का, जो उनके लिए एक सेफ्टी वाल्व की तरह कार्य करेगा। कोई समस्या होगी वो डायरेक्ट लेकर आएंगे और उसका हम बीच का रास्ता निकाल लिया करेंगे, तो इससे विद्रोह पैदा नहीं हो। नील दर्पण नाटक जो 1859 में दीनबंधु मित्र ने लिखा था, जिसमें नील किसानों के शोषण को दर्शाया गया है। ध्यान रखिएगा, नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र ने लिखा था, इसमें नील किसानों के शोषण को दर्शाया गया है। अब हम बढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण की तरफ। यह 1885 से 1905 तक होता है। कांग्रेस के 1885 से 1905 के काल को उदारवादी या नरमपंथी चरण कहा जाता है। इस समय उदारवादी नेता आगे थे, नरमपंथी नेता आगे थे। प्रमुख नरमपंथी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और गोपाल कृष्ण गोखले शामिल थे। नरमपंथियों की कार्य प्रणाली प्रार्थना, याचिका और विरोध 3P पर आधारित थी। प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट पर आधारित थी। ठीक है, तो नरमपंथी जो थे लोग थे, उनको जो कार्य प्रणाली थी वो प्रार्थना, याचिका और विरोध पर आधारित थी। उनकी प्रमुख मांगों में से एक विधायी परिषदों का विस्तार करना और भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना था। तो जो नरमपंथी लोग थे वो क्या चाहते थे कि विधायी परिषदों का विस्तार हो जाए और भारतीयों का उसमें प्रतिनिधित्व बढ़ जाए। नरमपंथियों ने सिविल सेवा परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ आयोजित करने की मांग की। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के बहिर्गमन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन बहिर्गमन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रस्तुत किया। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वे ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। तो दादा भाई नौरोजी काफी विद्वान पुरुष थे और ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र शुरू किया। नरमपंथियों ने सैन्य व्यय में कमी और बजट में सुधार की मांग की। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम नरमपंथियों के प्रयासों का एक आंशिक परिणाम था, जिसने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की। ध्यान रखिएगा, जो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था वो नरमपंथियों के प्रयासों का एक आंशिक परिणाम था, जिसने अप्रत्यक्ष प्रणाली शुरू की, चुनाव प्रणाली। बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, जो 1887 मद्रास अधिवेशन में चुने गए थे। जॉर्ज यूल कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, जो 1888 इलाहाबाद में थे। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में एक सोसाइटी की स्थापना की, उसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। नरमपंथी ब्रिटिश न्याय प्रेरिता में विश्वास रखते थे और उनका लक्ष्य क्रमिक सुधार था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। रमेश चंद्र दत्त एक प्रमुख आर्थिक राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने भारत के आर्थिक इतिहास पर लिखा है। इस चरण के नेताओं ने भारत में एक साझा राष्ट्रीय चेतना का निर्माण किया था। अब हम बात करेंगे उग्रपंथी चरण की, जो 1905 से 1916 तक देखने को मिलता है, लगभग 10 साल। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य फूट डालो और राज करो की नीति के तहत राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंग भंग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें राष्ट्रगुरु भी कहा जाता है।
उग्रपंथी या गरमपंथी नेताओं की तिकड़ी में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। अरविंद घोष भी एक प्रमुख उग्रवादी उग्रपंथी विचारक थे। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्हीं विचारों ने भारत की आजादी की लड़ाई को बहुत ही ज्यादा शक्ति दी। तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी पंथी गुटों में विभाजित हो गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। 30 सितंबर 1906 में ढाका में आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, याद रखिएगा कि 30 सितंबर 1906 में ढाका में आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में दरबार बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। एक तो दिल्ली में दरबार लगाया और बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। 1911 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। लखनऊ अधिवेशन में ही नरमपंथी और गरमपंथी फिर से एक हो गए। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किए। एनी बेसेंट आयरलैंड की थी और भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में हुआ, जो एक जापानी जहाज से संबंधित था, जिसमें भारतीय यात्रियों को कनाडा में उतरने नहीं दिया गया। स्वदेशी आंदोलन ने आत्मनिर्भरता और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया। अब हम बढ़ेंगे अपने चौथे सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है गांधी युग 1917 से 1947। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छे वन लाइनर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध था। ध्यान रखिएगा, पहला सत्याग्रह 1917 बिहार के चंपारण और तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध में। 3 लाइनें याद रखनी है, 3 चीज। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 बिहार के चंपारण और तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध में। चंपारण में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। यह नाम याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया और पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन में की थी, तो 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया और पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। 1918 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह में फसल खराब होने पर लगान माफी के लिए आंदोलन किया। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का काला कानून कहा गया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जहां जनरल डायर के आदेश पर गोलीबारी की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। इस हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, जहां जनरल डायर के आदेश पर गोली चलाई गई और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी प्रतिक्रिया में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। इस हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया। तुर्की के खलीफा समर्थन में भारत में खिलाफत आंदोलन 1919 और जिसका नेतृत्व अली बंधुओं शौकत अली, मोहम्मद अली ने किया। 1920 में गांधी जी ने खिलाफत मुद्दे को मिलाते हुए असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य सरकारी उपाधियों, स्कूलों, अदालतों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा हिंसक घटना के बाद 4 फरवरी को यह घटना होती है, 5 फरवरी को यह आंदोलन वापस लिया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, घटना होती है 4 फरवरी को और 5 फरवरी को यह आंदोलन वापस लिया जाता है। 1923 में चित्तरंजन दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिव ने स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का उद्देश्य विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार के काम में बाधा डालना था। 1924 में बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया, जिसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा और पूरे देश में साइमन गो बैक के नारों से इसका विरोध हुआ। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए
और उनकी मृत्यु हो गई। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और जिसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई। ये सारी लाइनें बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे बेलगाम अधिवेशन हो, चाहे सामन कमीशन का गठन हो, चाहे सामन कमीशन का बंबई में आगमन हो, सबका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की, स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई, डोमिनियन स्टेटस की मांग की। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसके बाद उन्हें सरदार की उपाधि मिली। कांग्रेस के 1919 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की लक्ष्य घोषित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लाहौर अधिवेशन में ही 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, जो बाद में 26 जनवरी के रूप में गणतंत्र दिवस के रूप में हमें मिला। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। लंदन में कुल 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए ताकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा हो सके। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन वो एक बार भी कांग्रेस की तरफ से भाग नहीं लेते हैं। कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया, जिसमें गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि। 5 मार्च 1991 को गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय अधिकारों के कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित किया गया। 1992 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिसने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया। भारत शासन अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्वायत्तता और एक संघीय ढांचे का प्रावधान किया। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर बिना सहमति भारत को शामिल करने के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया। 1940 में वायसराय लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। 1942 में स्टैमफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का भारत आया, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो जो क्रिप्स मिशन है 1942 में स्टैमफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था भारत में, इसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त 1942 की सुबह सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो का संचालन किया। इस आंदोलन के दौरान बलिया में चिंतु पांडे और सतारा जैसी जगहों पर समानांतर सरकारें बन गईं। यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, लेकिन नेतृत्व की पहली पंक्ति जेल में थी। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले भाग की तरफ, जिसका नाम है स्वतंत्रता की ओर 1945 से 47। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है स्वतंत्रता की ओर 1945 से 1947। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर कर दिया। 1944 में सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस लीग समझौते के लिए CR फार्मूला प्रस्तुत किया। 1945 में वायसराय लॉर्ड वेवल ने शिमला सम्मेलन का आयोजन किया, जो असफल रहा। 1945-46 में आजाद हिंद फौज INA के सैनिकों शहनवाज खान, गुरबख्श ढिल्लो, प्रेम सहगल पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी शाही नौसेना का विद्रोह हुआ। ब्रिटिश शासन के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए कैबिनेट मिशन योजना भेजी। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। इस योजना के तहत भारत की संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग अस्वीकार किए जाने पर 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे।
3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें भारत के विभाजन को स्वीकार किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। भारत का विभाजन हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने के लिए रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्लियर है आपको? तो ये जो अंतिम समय में था उसकी बात हो रही है। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे जो क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी हैं। 1897 में चापेकर बंधुओं दामोदर और बालकृष्ण ने पूना में प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या की थी। 1904 में बीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बंगाल में अनुशीलन समिति और युगांतर प्रमुख क्रांतिकारी संगठन थे। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में अरविंद घोष पर मुकदमा चला, जिनका बचाव चितरंजन दास यानी कि सीआर ने किया। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की गई। 1924 में कानपुर में रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चटर्जी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए की स्थापना की। एचआरए के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहेड़ी, यहां पर लाहेड़ी होना चाहिए, कुछ मिसप्रिंटिंग है उसको आप देख लीजिएगा, को फांसी दी गई है। तो काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहेड़ी को फांसी दी गई। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में एचआरए के नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया, एचएसआरए कर दिया गया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, आजाद और राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या की। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, जिसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना था। जहां पर लोग नहीं थे वहां पर उन्होंने ये बम फेंका था। जेल में राजनीतिक कैदी के दर्जे के लिए भूख हड़ताल के दौरान 64वें दिन जतिन दास की मृत्यु हो गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए। सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर दा भी कहा जाता है, ने 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर हमले का नेतृत्व किया था। प्रीतिलता वादेदार और कल्पना दत्त जैसी महिला क्रांतिकारी सूर्य सेन के साथ जुड़ी थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में करजन वायली की हत्या की थी, यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में भारतीय ध्वज फहराया था। उन्हें भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। तो मैडम भीका जी कामा जो थी उनको भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है, याद रखिएगा। उन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में भारतीय ध्वज फहराया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अध्यक्ष पद का इस्तीफा इसलिए दिया था, जो 1939 में त्रिपुरी संकट हुआ था तो उसमें अध्यक्ष चुन लिया गया था सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, इसलिए वो इस्तीफा दे देते हैं और फिर अपना एक अलग संगठन बनाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज आईएनए का नेतृत्व संभाला और दिल्ली चलो का नारा दिया। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा भी दिया। आईएनए की महिला रेजिमेंट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट था, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया। आईएनए ने अंडमान और निकोबार द्वीपों को आजाद कराया और उनका नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा। ऊधम सिंह ने 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या कर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। रास बिहारी बोस एक प्रमुख क्रांतिकारी थे, जिन्होंने जापान में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के करीबी सहयोगी थे और सेलुलर जेल में उन्होंने लंबा समय बिताया था।
क्रांतिकारी आंदोलन ने युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाई और स्वतंत्रता संघर्ष को गति दी थी। अब हम बात करेंगे प्रमुख अधिनियम, पत्रिकाएं और नारे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वो है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 1882 में लॉर्ड लिटन ने इसे लागू किया था और लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया था। तो री से आप रद्द याद कर लीजिए और ली से आप लागू याद कर लीजिए, ठीक है। तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने लागू किया, ठीक है। ला किस पर? भारतीय समाचार, जो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। फिर 1882 में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया। उन्हें स्थानीय सुशासन का जनक भी कहा जाता है, किसको? लॉर्ड रिपन को। 1883 का इलवर्ट बिल भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से संबंधित था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों ने भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की थी। तो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, इसके द्वारा क्या किया गया? प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की गई। लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता दी गई और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की गई। तिलक ने केसरी मराठी और मराठा अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया। केसरी जो पत्र था उनका वो मराठी में था और जो मराठा उनका पत्र था वो अंग्रेजी में था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन का संपादन किया। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र शुरू किए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल और अल बलाग पत्रिकाएं निकाली। जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना की। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से वंदे मातरम गीत लिया गया है। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक अहमदनगर जेल में लिखी थी। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। नारा क्या है? इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? भगत सिंह द्वारा लोकप्रिय किया गया इसको। नारा है दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। पूर्ण स्वराज्य का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था लाहौर अधिवेशन में। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। साइमन वापस जाओ यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया है और लाला लाजपत राय द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल से जुड़ा हुआ है। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील साबित होगी, ये लाला लाजपत राय का कथन था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता में बनी थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 कानपुर में बनी थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी और गांधी जी को राष्ट्रपिता का सबसे पहले संबोधन सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो से किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में हुआ, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। 1921 का मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर हुआ था, जिसमें हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 1920 में हुई, जिसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 1929 का शारदा अधिनियम बाल विवाह को रोकने से संबंधित था। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी। बायकोम सत्याग्रह 1924-25 केरल में मंदिर प्रवेश से संबंधित था। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 के त्रिपुरी संकट में बोस ने गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में कानपुर में हुई थी। क्रांति की
तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, ये भगत सिंह का विचार था। तो ये आपके कंप्लीट होते हैं 210 महत्वपूर्ण वन लाइनर। उम्मीद करता हूं आपने पूरी क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से देखी होगी, एक एक चीज को समझा होगा और जाना होगा। अगर आप इन सभी का अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो इसका गारंटी है कि आपका बहुत अच्छा आधुनिक भारत का इतिहास, राष्ट्रीय भारतीय आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा